वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मैं पूनम सिंघल। आज हम डिस्कस कर रहे हैं 10th क्लास सोशल साइंस थर्ड पीवाईक्यू सीरीज का पार्ट 3। इसमें हम शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो कि थर्ड मार्क क्वेश्चंस होने वाले हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, पश्चिम से भारत में प्रवेश के मुख्य मार्ग कौन से थे? यदि पश्चिम से बात की जा रही है, उसकी व्याख्या कीजिए। भारत में प्राचीन काल से ही पश्चिम दिशा से आने वालों के लिए कुछ निश्चित प्राकृतिक मार्ग रहे हैं। इनके माध्यम से ही व्यापार, संस्कृति और आक्रमणों का आदान प्रदान हुआ। यानी पश्चिम दिशा से जो निश्चित प्राकृतिक मार्ग से उन्हीं के माध्यम से व्यापारिक गतिविधियां हुई, संस्कृतियों का आदान प्रदान हुआ और विभिन्न प्रकार के आक्रमण भी वहीं से हुए थे। इनके मुख्य मार्ग अब हम देखते हैं। फर्स्ट है खैबर दर्रा। यह दर्रा अफगानिस्तान, पाकिस्तान और भारत के बीच में मार्ग का प्रमुख केंद्र रहा। यह सबसे प्रमुख और सुरक्षित मार्ग था। आर्य, यूनानी, शको, कुषाणों आदि ने इसी दर्रे से भारत में प्रवेश किया। नेक्स्ट देखते हैं बोलन दर्रा। बोलन दर्रा सिंध और पंजाब क्षेत्रों में प्रवेश देने वाला दूसरा महत्वपूर्ण दर्रा था। यह व्यापारिक कारवां और सैनिक दल इसी मार्ग से भारत में आए थे। यानी विभिन्न प्रकार के जो व्यापारिक गतिविधियां हो रही थी और जो सैनिक दल थे वो इसी मार्ग से भारत में आते थे। नेक्स्ट है गिलगित और काराकोरम मार्ग। यह मार्ग ऊंचे पहाड़ी क्षेत्रों से होकर आता था। मुख्य रूप से व्यापारियों और कारीगरों द्वारा इसे उपयोग में लाया जाता था। निष्कर्ष रूप में हम देखते हैं, पश्चिम से भारत के ये मार्ग विभिन्न सभ्यताओं को जोड़ते थे। भारत को बाहरी दुनिया से जोड़ने में अत्यंत महत्वपूर्ण रहे। यानी भारत को जो है बाहरी दुनिया से इन्होंने जोड़ने का काम किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अनुसार उपभोक्ताओं को तीन मुख्य अधिकार कौन से थे? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम में उपभोक्ताओं के अधिकारों की बात की जा रही है। वो हम देखते हैं कि कौन कौन से मुख्य अधिकार दिए गए हैं। फर्स्ट है सुरक्षा का अधिकार। उपभोक्ता को ऐसे उत्पाद मिले जो सुरक्षित हों और उसकी जान या स्वास्थ्य को हानि ना पहुंचाए। मतलब स्वास्थ्य को हानि ना पहुंचाए और सुरक्षित रहें, ऐसे सुरक्षा अधिकार उपभोक्ता को दिए गए हैं। यानी इस प्रकार का उत्पाद उन्हें प्राप्त होना चाहिए जिससे उन्हें किसी भी प्रकार की कोई स्वास्थ्य हानि भी नहीं हो और वो उत्पाद उनके स्वास्थ्य के लिए पूरी तरीके से सुरक्षित भी हों। नेक्स्ट है जानकारी पाने का अधिकार। वस्तुओं की कीमत, गुणवत्ता, मात्रा या निर्माण तिथि, समाप्ति तिथि आदि की सही जानकारी प्राप्त करने का अधिकार भी जानकारी का अधिकार दिया गया है। यह उपभोक्ता अधिकारों में ही शामिल है। यानी कोई भी प्रोडक्ट जब कोई उपभोक्ता खरीदता है तो उसकी कीमत क्या है, यानी उसका प्राइस क्या है, गुणवत्ता यानी उसकी क्वालिटी क्या है, मात्रा यानी उसकी क्वांटिटी क्या है और निर्माण तिथि यानी उसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट क्या है और समाप्ति तिथि यानी उसकी एक्सपायरी डेट क्या है। इन सभी की सही प्रकार से उसको जानकारी प्राप्त होनी चाहिए। नेक्स्ट है न्याय पाने का अधिकार या शिकायत करने का अधिकार। यदि कोई वस्तु या सेवा दोषपूर्ण है तो उपभोक्ता जिला, राज्य या राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग में शिकायत कर सकता है। यानी यह उपभोक्ता अधिकार के अंतर्गत ही आता है कि जिला, राज्य या राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग में भी उसकी शिकायत की जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हम। संघीय शासन व्यवस्था की 3 विशेषताएं बताइए। मुख्य विशेषताएं हैं। फर्स्ट है केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन। यानी संविधान केंद्र और राज्यों को अलग अलग विषयों पर कानून बनाने की शक्तियां देता है। यानी संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची 3 प्रकार की सूचियां हैं जो मैंने शॉर्ट्स में भी डाली हुई हैं, उसे भी आप विजिट कर सकते हैं इसे डिटेल में देखने के लिए। नेक्स्ट पॉइंट है लिखित और सर्वोच्च संविधान। यानी
संघीय व्यवस्था में संविधान लिखित होता है और सभी को उसका पालन करना होता है। भारत का संविधान देश का सर्वोच्च कानून भी है। यह संविधान यह संघीय शासन व्यवस्था की एक विशेषता में शामिल है। नेक्स्ट पॉइंट है स्वतंत्र न्यायपालिका, यानी विवाद होने पर सर्वोच्च न्यायालय केंद्र और राज्यों के अधिकार क्षेत्रों की रक्षा करता है। यानी किसी भी प्रकार का कोई अगर विवाद हो जाता है केंद्र और राज्यों के बीच भी, तो जो सर्वोच्च न्यायालय है यानी सुप्रीम कोर्ट जो है वो अधिकारों की रक्षा करता है। संविधान की व्याख्या का अंतिम अधिकार न्यायपालिका का होता है। यानी संविधान यानी कॉन्स्टिट्यूशन की जो व्याख्या करनी होती है उसका जो अंतिम अधिकार होता है वो न्यायपालिका के पास होता है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में चाय की कृषि का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। संक्षिप्त विवरण विवरण जो है उगाए जाने वाली प्रमुख जलवायु, चाय ठंडी और नम जलवायु में उगती हैं। 20 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री सेल्सियस तापमान तथा 150 से 250 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा इसकी खेती के लिए उपयुक्त होती हैं। अब मिट्टी देखते हैं। मिट्टी और स्थलाकृति, ढलानदार पहाड़ी ढलान चाय के पौधों के लिए आदर्श मानी जाती हैं, क्योंकि जो पहाड़ी की जो ढलान होती है वो चाय के लिए आदर्श होती है, क्योंकि वहां पर देखिए इस प्रकार की ढलानों पर जो है चाय उगाई जाती है। इसका कारण ये होता है कि चाय के पौधे होते हैं उसकी जड़ों में पानी नहीं रुकना चाहिए, और ढलान की वजह से वो पानी नहीं रुकता है और उसमें जितनी नमी की आवश्यकता है चाय के पौधों को वो प्राप्त हो जाती है, और जो एक्स्ट्रा पानी होता है वो ढलान की वजह से नीचे चला जाता है। तो ढलान वाली जो पहाड़ी होती है उस पर चाय के पौधे उगते हैं, वहां उसके लिए आदर्श स्थिति मानी जाती है। हल्की अम्लीय यानी एसिडिक और जल निकास वाली मिट्टी की आवश्यकता होती है। यानी पानी जो है धीरे धीरे गिरना चाहिए और जल निकास की व्यवस्था उसमें होनी चाहिए। यानी जल एक जगह रुका नहीं रहना चाहिए। यह चाय के पौधों के लिए एक अनुकूल स्थिति होती है कि जल निकास की अवस्था वहां पर मिलनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है भारत के प्रमुख चाय उत्पादक क्षेत्र। चाय उत्पादक क्षेत्र हैं असम, भारत का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। फिर है दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल में, यह विश्व प्रसिद्ध उच्च गुणवत्ता की चाय यहाँ पर प्राप्त होती है। फिर है नीलगिरी तमिलनाडु में, केरल, कर्नाटक, इन सब में भी महत्वपूर्ण चाय के क्षेत्र हैं। तो आज अब हम निष्कर्ष देखते हैं। निष्कर्ष में चाय भारत की एक प्रमुख नकदी फसल है और भारत विश्व के सबसे बड़े चाय उत्पादक और निर्यातक देशों में से शामिल है। यानी आज वर्तमान में भारत में चाय का उत्पादन सबसे ज्यादा होता है और यह यहाँ पर चाय का निर्यात भी काफी ज्यादा मात्रा में होता है। इस प्रकार आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।